डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 के लेक्चर नंबर 14 में स्वागत है आपका। बहुत सारे लेक्चर मैं दे चुका हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें से एक दूसरा टॉपिक है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, पैमाने के प्रतिफल का नियम। इससे पहले आपने अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियम के बारे में पढ़ा है, जिसको एक साधन प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है, जो अल्पकाल की अवधारणा थी। लेकिन अल्पकाल की अवधारणा के साथ साथ उत्पादन की दीर्घकालीन अवधारणाओं को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दीर्घकाल का मतलब क्या? दीर्घ साल वो समय होता है जहां पर उत्पादन का एक भी साधन स्थिर नहीं होता है, सबको परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है, हमारे पास इनफ साधन ऐसे होते हैं ताकि सभी साधनों को हम परिवर्तित कर सकते। अब जाहिर सी बात है, उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? उत्पादन का पैमाना भी बदल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल कुछ तरह से लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास खेत है, और आपके पास खेत कितना है? 4 एकड़ है। तो 1 एकड़ खेत की उत्पादन क्षमता आपकी कितनी है? यहाँ पर 35 कुंटल ही है। धान की बात करते हैं। आप 1 एकड़ में 35 कुंटल धान लेते हो, 4 एकड़ खेत है, इसका मतलब आपके पास नॉर्मल उत्पादन कितना होना चाहिए? 4 पंजे 20, 4 12 13, 140 कुंटल। मतलब 4 एकड़ में आप 140 कुंटल का उत्पादन ले लेते हो। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। क्या ये हमेशा होता है? नहीं, कभी थोड़ा कम कभी ज़्यादा, लेकिन हम उसको उत्पादन के लिए तो ये हमारा उत्पादन का पैमाना हुआ कि मैक्सिमम हम 140 कुंटल का उत्पादन ले सकते हैं। अब हमें उत्पादन को बढ़ाना है, हमें 140 कुंटल नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए। तो अगर 140 कुंटल से ज़्यादा का उत्पादन चाहिए तो जाहिर सी बात है, आपके लिए ये जो खेत है 4 एकड़ बढ़ाना पड़ेगा। अगर 4 एकड़ को बढ़ा के आपको क्या करना है? 5 एकड़ करना है या 6 एकड़ करना है, तो जाहिर सी बात है आपके पास लैंड बढ़ेगा, ज़मीन बढ़ेगी। और ज़मीन बढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मनी चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में पूंजी चाहिए। जाहिर सी बात, खेत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो काम करने के लिए आपको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, देखभाल के लिए आपको एंटरप्रेन्योर की ज़्यादा, यानी कि खुद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब साफ है, अब ये आप 1 साल के अंदर तो नहीं ले सकते ना, समय चाहिए, पैसे चाहिए। तो जब आपके पास इनफ पैसा होगा तब आप सभी चीज़ों को बढ़ाएंगे एक साथ, लैंड, मनी, लेबर वगैरह। तो ठीक है ना, जब हम उत्पादन के सभी प्रकार के साधनों को एक साथ परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे समय अवधि को दीर्घकाल कहते हैं। तो दीर्घकाल में देखिए, अब हमारे पास 6 एकड़ खेत हो गया, तो इसका मतलब 6 × 35, 6 पंजे 30, 36 18, अब 210 कुंटल का हमारे पास पैमाना हो गया। यानी कि देखिए हमारे पास उत्पादन का पैमाना बढ़ गया। अब हम कितना? 210 कुंटल की पैदावार करने के लिए काम करेंगे, मैक्सिमम 210 कुंटल पैदा होना ही चाहिए। पैमाना बदल गया। तो साधनों के बढ़ाने से उत्पादन बढ़ता है, साधनों के बढ़ाने से उत्पादन का पैमाना बढ़ता है। तो लेकिन क्या साधनों के बढ़ने से सेम वैसा ही उत्पादन का पैमाना बढ़ता है? क्या आपने 2 एकड़ खेत बढ़ाने से ज़रूरी है कि हर बार 35 कुंटल ही उत्पादन बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ चेंजेस भी आ सकता है। ऐसे में पैमाने के अलग अलग प्रतिफल का नियम विकसित हुआ है। अलग अलग नियम होता है कि साधनों में कितने परिवर्तन करने से पैमाना कितना बदलेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पैमाने के प्रतिफल का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल। पैमाना जो कि एक दीर्घकालीन अवधारणा है, दीर्घकाल से जुड़ा हुआ है। और दीर्घकाल, जैसा कि मैंने बताया, एक ऐसा समयकाल होता है जहां पर उत्पादन का एक भी साधन स्थिर नहीं होता है, अर्थात उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होता है। और जब सभी साधन परिवर्तनशील होता है, इसका मतलब उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया जाता है। और उत्पादन के साधनों को बढ़ाने का अनुपात एक समान होता है। मतलब आपके पास जितना पूंजी होगी, जितना पैसा होगा, उसी अनुपात आप जो है खेत खरीदेंगे, और जितना खेत बढ़ेगा उसी अनुपात अपने लेबर बढ़ाएंगे। मतलब सब एक निश्चित अनुपात में होता है। मतलब पैमाने के प्रतिफल के अंतर सभी साधनों की मात्रा में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं, जिससे कुल उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। और कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है। ठीक है, अब इसके बारे में अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है। जैसे लिफाफस्की के अनुसार पैमाने प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। एक दीर्घकालीन मतलब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं। तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करने से कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन होता है वही पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है। जबकि प्रोफेसर कोत्सुवायानी के अनुसार क्या कहा? पैमाने का प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात में, क्योंकि सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में होती है। ऐसा नहीं कि पैसा ज़्यादा लगाया, ज़मीन कम आया, लेबर ज़्यादा लगा दी, ऐसा नहीं।
जितना पैसा उतनी ज़मीन और उतने ही लेबर हमारे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने के कारण उत्पादन में जो भी परिवर्तन होता है वही पैमाने के प्रतिफल के नियम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार देखिए दीर्घकाल में क्योंकि उत्पादन के सभी साधन हमारे निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये नियम ये बताता है कि पैमाने के प्रतिफल के नियम के अभिप्राय सभी साधनों में सामान्य अनुपात में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि से उत्पादन के पैमाने में बढ़े। तो ऐसे में पैमाने में होने वाले जो परिवर्तन होता है उसके अलग अलग स्टेज होते हैं और उस स्टेज को समझना ही, व्याख्या करना ही पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है। अब इस नियम की अपनी कुछ प्रमुख बातें होती है जिसको समझना पड़ता है। क्या है, कौन सी बातें हैं पैमाने के प्रतिफल से रिलेटेड जो जानना जरूरी है। जानना ये जरूरी है कि इसका संबंध दीर्घकाल से होता है। किससे होता है? दीर्घकाल से। ठीक है दोस्तों, यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होता है और जो ये बताता है कि कोई भी साधन आप स्थिर करके नहीं रख सकते। उत्पादन के संसाधनों का पारस्परिक अनुपात स्थिर रहता है, एक समान होता है। जब साधनों को हम बढ़ाएंगे सबके बीच में बढ़ने की जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो एक जैसा होता है। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है और साथ साथ यहाँ पर उत्पादन की गणना भौतिक उत्पादन साधनों की मात्रा के अनुसार होती है। यहाँ पर मौद्रिक मूल्य का कोई मतलब नहीं होता है, मौद्रिक मूल्य से हमें कोई लेना देना नहीं होती है, मतलब यहाँ पर इसका संबंध मूल्य से नहीं होता है। अब जब हम बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल तो हमें पता है कि अगर साधनों में परिवर्तन किया तो उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना साधनों में परिवर्तन करेंगे उत्पादन में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसी समान हो, उसके जैसा, उसी अनुपात में हो। तो साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसके 3 स्टेज है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बराबर होता है। इस आधार पर इसके 3 प्रमुख प्रतिफल होता है, पैमाने के प्रतिफल के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिन लिखा हुआ है, सॉरी, ये 3 प्रमुख रूप की बात है। 3 रूप कौन कौन से हैं? एक होता है पैमाने के बढ़ता प्रतिफल। इसका मतलब ये होता है कि साधनों से अनुपात में उत्पादन का पैमाना ज़्यादा हो रहा है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल, इसका मतलब ये होता है कि साधनों के समान ही उत्पादन में परिवर्तन होता है। और तीसरा है पैमाने का घटता प्रतिफल, ये बताता है कि साधनों के कंपैरिजन में उत्पादन का पैमाना कम परिवर्तित हो रहा है। तो इनको तीनों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, विस्तार से, क्योंकि लिखना विस्तार से है डायग्राम के साथ, तो समझिए। सबसे पहला है पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम ये कहता है कि साधनों में होने वाले परिवर्तन, साधनों में परिवर्तन, और दूसरा होता है उत्पादन में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन। तो बढ़ते प्रतिफल का नियम ये कहता है कि पैमाने के उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन किया जाता है उससे ज़्यादा उत्पादन में परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए उत्पादन के साधनों को 10% से बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया? 10%। तो ये नियम बताता है कि उत्पादन की मात्रा में उससे ज़्यादा यानी कि 15% का परिवर्तन होगा। मान लीजिए फिर उसको 20% से बढ़ाया गया तो उत्पादन की मात्रा में 25% या उससे ज़्यादा का परिवर्तन हुआ। मतलब साफ है, ये एक ऐसी स्थिति होती है कि साधनों में जितना वृद्धि करेंगे उत्पादन की मात्रा में उससे ज़्यादा वृद्धि होगी, उत्पादन की मात्रा में उससे ज़्यादा वृद्धि है। इसका मतलब साधन कम खपेंगे और उत्पादन ज़्यादा होगा। इस आधार पर जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा को हम बढ़ाते चले जाते हैं, हम ये देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा में भी धीरे धीरे हमारी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। 100 साधन कम बढ़ाया, 200 हुआ, फिर साधन थोड़ा कम बढ़ाया, 300 हो गया, साधन और कम बढ़ाया, फिर 400 हो गया। यानी कि साधनों के कंपैरिजन में उत्पादन की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये साधन ए बढ़ाया, पहले साधन ज़्यादा बढ़ाया था, इतनी वृद्धि, फिर साधन थोड़ा कम कर दिया, फिर उत्पादन में, फिर साधन थोड़ा और कम कर दिया, उत्पादन और बढ़ रही है। मतलब हर बार 100 बढ़ रहा है, लेकिन साधन में जो वृद्धि हो रही है उसकी कंपैरिजन में बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा, क्योंकि साधन कम बढ़ रहे हैं और उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि हर बार 100 है, लेकिन साधन भी तो कम बढ़ा रहे हैं, साधन के कंपैरिजन में उत्पादन की वृद्धि ज़्यादा है। लेकिन दूसरी जो स्थिति होती है, बात करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण है पूंजी संपत्ति के आकार में वृद्धि होती है। पूंजी ज़्यादा हो जाता है, पूंजी ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से प्रयोग ज़्यादा करते हैं।
अविभाज्यता हो जाती है, श्रम का विशिष्टीकरण होता है, उत्पादन में मितव्ययता आने लगती है, यानी खर्चे कम होते हैं, लागत कम होता है। इस आधार पर उत्पादकता हमारी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो तीसरी स्थिति है दैट इज पैमाने के समान प्रतिफल का नाम समता प्रतिफल भी बोलते हैं इसको। समान प्रतिफल, समान का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों में जितनी भी वृद्धि की जाती है उत्पादन के पैमाने में उतना ही वृद्धि होता है, यानी कि दोनों में एक समान परिवर्तन होता है। कहने का मतलब होता है उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि हो रही है तो उत्पादन की मात्रा में भी 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो साधन है, साधनों में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन दोनों ही एक समान परिवर्तन होता है। तो देखिएगा यहाँ पर साधनों में परिवर्तन और उत्पादन में हर बार एक समान गैप नज़र आ रहा है, यानी कि उत्पादन के साधन जो है दोनों में जो लेबर और पूंजी परिवर्तन, इससे उत्पादन में भी एक समान गति से वृद्धि हो रही है। इसको दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ लीजिए, यहाँ पर हम लेते हैं उत्पादन के साधन और यहाँ पर लेते हैं उत्पादन की मात्रा। तो यहाँ पर जो वृद्धि होगी एक समान, यानी कि साधन इतने थे तो उत्पादन यहाँ हो रहा है फैक्टर और ये क्वांटिटी। अब साधन जितने हो रहे उत्पादन में भी देखिए एक समान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। जबकि तीसरी स्थिति होती है कि पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। किसके? घटते प्रतिफल का नियम, जो कि ये बताता है कि उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि होती है उसकी तुलना में उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि होती है। कि मान लीजिए उत्पादन के साधनों में 10% का वृद्धि हो गया तो उत्पादन की मात्रा में केवल 8% की वृद्धि हो रही है, मतलब साधनों की तुलना में उत्पादन की मात्रा में। इसका मतलब इसको कुछ इस तरह से शो करो कि आप कि मान लीजिए ये उत्पादन के साधन है और ये है उत्पादन की मात्रा। तो जब वृद्धि कर रहे हैं कुछ इस तरह से हो रहा है, हम साधन बढ़ा रहे हैं, यहाँ से ये हो गया साधन, साधन से बढ़ के इतना हो गया और उत्पादन पहले यहाँ था, साधनों के कंपेरिजन में उत्पादन की मात्रा में देखिए यहाँ पर कम वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम। तो ऐसी स्थिति में जो गैप होता अलग अलग, यहाँ पर उत्पादन के साधन हो गए और उत्पादन के साधन हम बढ़ाते तो चल रहे हैं लेकिन साधनों में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। उत्पादन हमारा पहले 100 था, फिर 200 हो रहा है, फिर 300 हो रहा है, फिर 400 हो रहा है, लेकिन हमारा साधन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो साधनों के परिवर्तन की तुलना में उत्पादन में जब कम परिवर्तन होता है, कम वृद्धि होती है, तो उस स्थिति को पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं, क्योंकि हम अपने साधनों का पर्याप्त यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने साधनों में मितव्ययिता नहीं ला पा रहे हैं, फालतू के खर्चे हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कारण से ऐसा होता है और ये नियम हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीका हो, तो आपके लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। किसी भी तरीके से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या फिर कमेंट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ। बस आपका कमेंट आने की देरी है, जवाब आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कमेंट कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए। तब तक थैंक यू एंड बाय।